इसमें हम 25-25 महत्वपूर्ण जो रेलवे के हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे। और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्या आप इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी नहीं तो कभी नहीं का लक्ष्य लेकर आपको चलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो है सिलिकॉन के समान संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि सिलिकॉन के समान जो वैलेंसी होगी इसमें से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रयास आपको करना है, अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को रोक करके आप समय ले सकते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, उनको सिलिकॉन की क्या है परमाणु क्रमांक मालूम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके 2, 8, 4 इससे वो उनको वैलेंसी को ज्ञात कर सकते हैं। जब उनको वैलेंसी ज्ञात हो गई तो 4 ऑप्शन में से जिसकी जिसकी संयोजकता 4 होगी उसको सही कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो कि आसान तरीका होगा, जिसमें वैलेंसी अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप ये पता कर लीजिए कि सिलिकॉन किस ग्रुप में आता है। तो सिलिकॉन आता है कार्बन वाले ग्रुप में, और कार्बन के ग्रुप को मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, काशी, गय, शंकर, पार्वती, इस तरह मैंने आपको याद करने को बताया था। तो सिलिकॉन देखिए इसी ग्रुप में आता है, तो इस ग्रुप के सभी की वैलेंसी सेम होगी। जैसे कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी, सिलिकॉन की भी 4 होगी, चौथे ग्रुप में आ रहे हैं तो सभी की वैलेंसी यहाँ पर 4 होगी। तो आप ये देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कौन कौन रखे गए हैं। देखिए कार्बन रखा गया है और जर्मेनियम रखा गया है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि ये सारे जो हैं सिलिकॉन के ही ग्रुप में आते हैं। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। चलिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम लोग n बराबर क्या जानते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, माध्यम ए में प्रकाश का वेग निकालना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर रखना पड़ेगा निर्वात में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग तो आपको याद ही करना होता है, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और माध्यम में प्रकाश का वेग आपको निकालना है, जो कि ए माध्यम दिया गया है तो हम लोग ए लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें ए निकालना है। एन की वैल्यू आपको 1.33 दी गई है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आप लोग 1.33 रख लीजिए। फिर इसके बाद 3 × 10⁸ और नीचे ए रख लीजिए। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी 2.255, इस प्रकार से निकल कर आएगी। तो इसे आप लिख सकते हैं × 10⁻, यहाँ पर 8 भी होगा। ठीक है, तो अब इसे आप लिख सकते हैं 2.26 लिख लीजिए और × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो आपको ये याद रखना है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। तो n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। कोई 2 वैल्यू आपको देगा और 1 वैल्यू आपको निकालना होगा। और निर्वात में प्रकाश का वेग आपको याद करके चलना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको सभी प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार से पढ़ने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सही को सही कराते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछिए आपसे गलत पूछा गया है। आपको मालूम है कि आपके शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 के जोड़े में होते हैं, और 23 में भी 22 + x, अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो 22 + y, इस प्रकार से जो लास्ट वाला जोड़ा होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है। वो डिसाइड करता है कि मेल होगी या फीमेल होगी फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद। तो ये हमने आपको मेल का बताया कि इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, और फीमेल वाले में 22 + x और 22 + x। तो फीमेल में क्या होता है कि लास्ट का जो 6 क्रोमोसोम होता है वो x और x ही होता है, और मेल में x और y होता है। जब ये निषेचन क्रिया होती है तो अगर x और x क्रिया कर ली है तो x से फीमेल होती है, और अगर x और y क्रिया कर ली है तो यहाँ पर मेल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। वही चीज़ें आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से, मतलब प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है। गुणसूत्र के अंदर जीन होता है, जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सब कुछ ले जाता है। तो प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते, ये भी सही है। अब ये दूसरा कथन कह रहा है
युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, दो नहीं आते हैं, एक ही आता है, तो इसमें से गलत आपसे पूछा गया था, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। दूसरा वाला इन चारों ऑप्शन में से गलत है। चौथा क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अपक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? इन तीनों में से आपको बताना है। ये चार ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं। अवक्षेप बनते हैं, गैस विकसित होती है, रंग बदल जाता है। तो अब इसमें से बताइए तीन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर आपको ना मालूम हुआ करें तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसा कि अगर आपको द्विविस्थापन अपक्रिया के परिणाम नहीं मालूम है तो आप क्या करिए, इसमें ले लीजिए एक अम्ल और एक क्षार ले लीजिए। आप ले लीजिए HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, इनकी क्रिया करा लीजिए। क्रिया कराएंगे इनकी तो NaCl बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला इस माइनस के पास चला जाएगा और Cl माइनस वाला इस प्लस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए Na इस Cl के पास चला गया और OH के पास अगर H जाएगा तो वाटर बन जाएगा H2O। तो दोनों का यहाँ पर विस्थापन हुआ, H का भी हुआ, Cl का भी हुआ, यहाँ पर Na का भी हुआ और OH का भी हुआ। तो 1 2 3 4 से भी कुछ लोग याद रखते हैं, तो इस तरह से भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात हम लोग समझते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। पूछना यह चाह रहा है कि क्या अवक्षेप बनता है। बिल्कुल सही बात है। ये NaCl जो है ये PPT के फार्म में होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि नीचे तली में बैठ जाता है। जो नीचे तली में बैठ जाएगा वो अवक्षेप हो जाता है। तो NaCl या किसी अन्य प्रकार की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर अवक्षेप बनता है, PPT बनता है। गैस उत्सर्जित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। गैस नहीं बनती है, वाटर बनता है या कोई अन्य बन सकता है, लेकिन गैस नहीं होती है। रंग बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर ये अम्ल है, ये क्षार है, इनके अलग अलग रंग हैं, लेकिन NaCl आप जानते हैं नमक का रंग जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये दो ही कथन सही है, पहला और तीसरा वाला कथन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर चलिए सही ऑप्शन को देख ही लेते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला और तीसरा, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जहाँ पर पहला और तीसरा मिलेगा ना वो ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन है, ये आपको सही करके चलना है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है सलाभों और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने के हेतु नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? नेप्थलीन आप जानते हैं, जैसा कि आप वॉशरूम में प्रयोग करते होंगे, सफ़ेद कलर की गोलियां होती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो कीट होते हैं जैसा कि कीट पतंगे हो गए, जो भी हानिकारक जो होते हैं उनको क्या करती, प्रतिकर्षित करती है, वहाँ पर जमने नहीं देती है। ठीक है, तो नेप्थलीन की गोलियां किससे बनती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा कोल तार से बनती हैं। ठीक है, तो नेप्थलीन की गोलियां किससे बनती हैं? कोल तार से। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और आपको जब भी नेप्थलीन गोलियां दिखें तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये कोल तार से बनाई गई गोलियां हैं। छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक रिबन लेता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, जिससे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये NCERT के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, वहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैग्नीशियम जो है Mg अगर O2 से क्रिया करता है तो आपको मालूम है कि MgO बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, तो मैग्नीशियम ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को आप कहां रखेंगे? ठीक है, ये दो प्रकार से इस प्रकार से चक्रण बनाए गए हैं। पिछले बार रेलवे में ढेर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर रखा गया है कि रिसाइकिल पुनर्चक्रण और गैर पुनर्चक्रण मतलब नॉन रिसाइकिल। तो आप प्लास्टिक की बाल्टी को, जो टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी, आप उसे कहाँ पर रखेंगे? देखिए प्लास्टिक जो है वो कई मटेरियल से बनती हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में दे रहा है कि AACB मतलब इसे पुनर्चक्रण में भी रख सकते हैं और नॉन रिसाइकिल में भी रख सकते हैं। दोनों में रखेंगे, वो मटेरियल पर निर्भर करेगा किस मटेरियल से निकले गए। लेकिन जो भी बाल्टी हैं इसे अगर हम रिसाइकिल करते हैं या फिर नॉन रिसाइकिल वाली हैं, इनका जो ढंग है दहन का वो क्या है, एक असुरक्षित ढंग है। अभी तक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और अभी इसके लगातार काम चल रहा है। तो हम लोग इसे श्रेणी में रखेंगे या तो B या तो D। ठीक है,
जो कुछ बाल्टियाँ होंगी उसे हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं और कुछ जो हैं वो नॉन रिसाइकलेबल भी होती हैं। तो असुरक्षित ढंग से दहन योग्य में बी और डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग? फोर्थ वाला ऑप्शन को हम लोग इसमें सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की परावर्तन के संबंध में सही गुणधर्मों का आपको चयन करना है। मतलब अवतल दर्पण में ये क्या कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लगाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आप लोग अवतल दर्पण को बना लीजिए। इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण को बना लिया। अब ये क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। दर्पण कोई भी हो, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वे सारे परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। तो इसमें पूछा गया है सही क्रम को चयन करना है ना, तो ए वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये पालन नहीं करता पहले लिख दिया क्योंकि पालन तो करता ही है। दूसरे ऑप्शन में ये लिखा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण, अगर ये पोल है यहाँ पर ओ लिख दें, अगर हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं तो ये लौट करके इस दिशा में आ जाएगा। जिस एंगल से डालेंगे उसी एंगल से इधर निकलेगा। आई बराबर आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ को पुनः अनुरेखण रिएक्ट करती है। विपरीत दिशा नहीं है, देखिए एक दिशा तो ये है और एक दिशा ये है। दर्पण की बात करेंगे तो विपरीत दिशा इधर वाली होगी, तो इधर नहीं जाता है। जब हम ध्रुव पर डालेंगे तो उसी दिशा में लौटेगा। तो इसलिए ए और दो दोनों गलत हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो दूसरा वाला ऑप्शन, इसके दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन में किसके बराबर होगा? गोलीय दर्पण में आपको मालूम है आवर्धन का फार्मूला एम बराबर क्या होता है? दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जो कि पहले ऑप्शन में लिख दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और होता है, ऊपर प्रतिबिंब को रखना है, नीचे आपको वस्तु की ऊंचाई को रखना है। या तो आप ये लिख सकते हैं v बटे यू, इस प्रकार सही हो गया पहला ऑप्शन। और अगर ये नहीं देता तो इसकी जगह में ये देता प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु से दूरी। ठीक है, अभी तो ऊंचाई में सब कुछ दिया है, किसी प्रश्न पत्र में ये भी दे सकता था प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु दूरी, ये भी आवर्धन का ही फार्मूला होता है। तो अभी ऊंचाई से पूछा गया था, तो ऊपर आप लोग को ऊंचाई रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? ठीक है, मतलब लिटमस पेपर को नीला कर देगा। मैंने आपको लिटमस पेपर के लिए बताया था कि कैसे आपको याद करना है। बीबी मैंने आपको बताया था, बेस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। बी से बेस हो गया और बी से ब्लू होता है। तो बेस जो है लिटमस पेपर को नीला करेगा। तो बेस इसमें से आप लोग छांट लीजिए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है यही बेस है और यही नीला करेगा। सही ऑप्शन होगा। नींबू का रस तो एसिडिक होता है ना, जठर रस भी एसिडिक होता है, HCl भी एसिडिक होता है। तो क्षार का ही आपको चयन करना था, क्षार आपने बेस का चयन कर लिया। सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ करके सारे क्वेश्चन करने हैं, अधिकतर क्वेश्चन को आप बना ले जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विरामावस्था में एक मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? ये आंकड़ा हर जगह समान होगा। 1 मिनट में औसतन, ये विरामावस्था में इसलिए पूछ रहा है कि अगर आप दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, एथलीट हैं, तो आपकी सांस लेने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ज़्यादा आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? 15 से 18 बार। सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। 15 से 18 बार सही ऑप्शन होगा। अगर हम दौड़ेंगे तो ये 18 से क्या 40 बार भी जा सकता है, इसलिए इसने विरामावस्था यहाँ पर लगा दिया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखिएगा कि सामान्य अवस्था में हार्ट बीट मनुष्य की कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में सामान्य मनुष्य की कितनी होती है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा होती है। तो बच्चों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको आता हो, नहीं तो आप लोग नॉर्मल मनुष्य का बताइएगा। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा होती है और एक वयस्क मनुष्य में बराबर होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा की पूर्ति की जाती है। तो लैंप में 15 मिनट में आपूर्ति की गई ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है।
समझने का प्रयास करिए इसमें आप कौन से फार्मूले लगाएंगे। जो भी फार्मूले आपको यहाँ पर बताए जाएं, आप लोग एक कॉपी नोट्स बना लीजिए, उसमें फार्मूलों को नोट करते चलिए। ज़्यादातर आप देखेंगे रेलवे के एग्जाम में वही फार्मूले बार बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, आपको दिया गया है आई दिया गया है, आई बराबर 3 एम्पियर। इसके बाद वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट का, और समय आपको दिया गया है 15 मिनट का। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसमें ऊर्जा या एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी का फार्मूला होता है VIT। अब V आपको दिया गया 12, I आपको दिया गया है 3, समय दिया गया मिनट में, इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 36 और 15 छक्का 90। इस प्रकार से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनकर आ जाएगा 9 चौको 36, 9 छक्का 54 और 5 आ गया, 9 त्रिक 27, 27 4 31 1 32। तो यहाँ पर 32,400 जो आएगा वो जूल इसकी एनर्जी निकल कर आ जाएगी। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। तो आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे, एनर्जी का फार्मूला या ऊर्जा का फार्मूला, तो VIT याद कर लीजिएगा। इससे जो भी दिया होगा कोई एक चीज़ गायब कर देगा तो उसी को आपको यहाँ पर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है, तो एक्स कहाँ पर स्थित होगा। अब आप लोग ये बात याद रखिए कि एक्स यहाँ पर दे दिया गया, तो एक्स तत्व का नाम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी वाले का अगर आप देखेंगे, आखिरी वाले कक्ष में 8 है, मतलब कि ये पूर्ण हो गया। अगर पूर्ण हो गया है तो अक्रिय गैस होगा, और अक्रिय गैस होगा तो 18वें समूह में जाएगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। तो चलिए बात भी कर लेते हैं कि तत्व है कौन सा। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दे दिया तो जोड़ लीजिए, 8 2 10 7 18। 18 की बात करेंगे तो आर्गन है, ये आर्गन का 18 होता है। और आर्गन आपको मालूम है कि अक्रिय गैसों में आता है। अक्रिय गैसों में कौन कौन आती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। इस प्रकार से ये सभी जो है वो आपकी अक्रिय गैसों में आती हैं। और इनके आखिरी कक्षक में 8 जरूर होंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है 0 होती है, या कहीं कहीं पर 8 भी लिख देगा। तो अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इनका जो कक्ष है वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए 18 समूह में रखेंगे इन्हें। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आपको रासायनिक अपक्रिया दी गई है, उसमें आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। और एक्स वाई जेड कहाँ पर लिखा गया है, एक्स वाई जेड, ये मान आपको निकालने हैं। सीधे से देखिए यहाँ पर आपको इधर और उधर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वैलेंस करनी है रिएक्शन को। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझाने में आपको आसानी हो। यहाँ पर Fe लिख लेते हैं, फिर H2O लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर देखिए Fe जो है यहाँ पर 3 है, अगर वैलेंस करनी है इधर भी तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू तो आपने 3 निकाली, तो ऑप्शन सही करना हो आप तो यहाँ पर से आप सही करके भाग सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा और भी। अब आपने इसको तो बैलेंस कर लिया Fe को, अब आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि Fe बैलेंस हो गया तो इधर भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी। इसमें जो भी चेंज कर सकते हैं आप वो किस में करेंगे, H2O में और H2 में। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 हो गई हाइड्रोजन और 4 हो जाए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हो गई लेकिन हाइड्रोजन अभी आपकी बाकी है, 8 हो गई ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। इस रिएक्शन से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है तो 4। तो 3 4 4 वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया कि आप 3 वाले ऑप्शन को सही करके आगे जा सकते थे एग्जाम में। अगर आपको मालूम है कि यही ऑप्शन में 3 दिया गया पहले में तो आप जा सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ के भी चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ प्रतिरोध दिए गए हैं जैसे कि 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम, जो कि लिखा गया कि श्रेणी क्रम में है और लिखा गया है कि 20 वोल्ट वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित है। तो विद्युत पथ में शक्ति आपको बतानी है, पावर आपको बतानी है। देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है V²/R। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R निकालना है। ये सारे प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में हैं तो इन्हें जोड़ लीजिए।
इन्हें जोड़ने के आसान से ट्रिक है कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 ओम बन जाएगा। तो आर की वैल्यू तो हमको मिल गई 2 ओम, शक्ति हमें निकालना है तो पी बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर, मतलब 20 वोल्ट है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 400, और आर अभी आपने निकाला है 2, तो 400/2 करेंगे तो 200 वाट जो आ जाएगी वो सही आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? शक्ति हमेशा वाट में होती है, तो पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर श्रेणी क्रम में लिखा गया है तो डायरेक्ट आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहीं पर अगर समांतर में करता तो 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 भी आपको करना पड़ेगा किसी अन्य सेट में अगर देगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में लिखा गया है तो डायरेक्ट आप इन्हें जोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे आपको सवाल को पहचानना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण में जल अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पिछले बार भी हमने साइंस स्पेशल के ढेर सारे सेट कराए थे। जो लोग नए होंगे वो अब नई प्रकार से पढ़िएगा कि किस प्रकार से हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, उसका एक आपको आसान सा तरीका बता देते हैं। आज से आप जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और खास करके जल अणुओं की संख्या में। सबसे पहले आप लोग जिप्सम का फार्मूला देख लीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है, जिप्सम का देखिए फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसी से देखिए क्या निकलता है, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला निकलता है। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं और इसका 3/4 पानी निकाल दें, 3/4 पानी निकाल देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O। अंतर समझिएगा, जिप्सम में 2H2O होते हैं, पानी के 2 अणु होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O होते हैं। तो जल अणुओं की संख्या कितनी होगी, आधी होगी। ठीक है, अब कैसे याद करना है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर आपके हाथ में अगर चढ़ गया तो डॉक्टर क्या कहता है कि भैया पानी से दूर रहिएगा। उसी प्रकार से जिप्सम जो है, जिप्सम में तो ठीक है, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा तो पानी से कम दूर ही रहना है। तो बिल्कुल से उसके 3/4 जो है पानी निकाल दीजिए, तभी प्लास्टर आपके चढ़ेगा। पानी बिल्कुल से मनाही हो जाता है। जब प्लास्टर आपके कहीं भी शरीर में अंग टूट गया तो प्लास्टर चढ़ेगा, तो पानी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जिप्सम और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही अंतर है कि इसमें पानी के अणु आधे होते हैं, और कहीं कहीं पर इसे ऐसे लिख देता है, ये 2 को आगे ले आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 आगे आने का मतलब यही है कि ये पानी के अणु आधे हैं। तो ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है। तो दोनों फार्मूले किसी ऑप्शन में लिख सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आधा पानी का अणु कहाँ गया, तो आधा यही है, यहाँ पर 2 आगे ले आता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई पर किसका मान 2 गुना हो जाता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को काफ़ी ढंग से आपको समझना होता है। हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश से जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए प्रतिरोध को यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है। R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है, जहाँ पर R जो है प्रतिरोध होता है और L जो होता है चालक की लंबाई होती है, और A जो होता है अनुकृष्ट काट का क्षेत्रफल होता है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध की लंबाई क्या करने पर उसका मान दुगना हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, प्रतिरोध जो है डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पर, लंबाई पर। अगर लंबाई को दुगना करेंगे तो उसका मान जो है दुगना हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 2 गुना। जितना वो कह रहा है ना, मान दुगना हो जा रहा है, प्रतिरोध की लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है फार्मूले में। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उपयोगी है। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखा गया मुख्यतः। वैसे तो यहाँ पर जो ऊतक लिखे गए हैं वे सारे उपयोगी हैं, लेकिन मुख्यतः आपसे पूछा गया है तो किनको आप सही करेंगे। मनुष्य के शरीर के संचालन के लिए तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। तंत्रिका पूरे शरीर का नियंत्रण करेगी और पेशी ऊतक जो है
वो सभी कार्य को करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दो ऊतक की अगर बात करेगा तो आपको सही करना है तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक प्रकाश किरण जो है वायु माध्यम से जल माध्यम की ओर प्रवेश करती है और जल माध्यम का आपका अपवर्तनांक दे रखा है 1.33, जहां पर आपतन कोण x अंश और अपवर्तन कोण जो है y अंश है। तो अनुपात आपको साइन वाई अपन साइन एक्स का कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग भी करने का प्रयास करिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला माध्यम जो है वायु है, क्योंकि वायु से आ रहा है जल की ओर, तो ऊपर का माध्यम जो होगा विरल माध्यम होगा और नीचे वाला माध्यम जो होगा वो सघन माध्यम है, क्योंकि जल सघन में आता है, ठीक है। तो इसका नियम आप जानते हैं, आपतन कोण जो है इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आपको दे ही रखा है कि एक अंश है, तो एक अंश हो गया। और जब विरल से सघन में कोई भी किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती, मतलब ये अभिलंब हो गया हमारा, तो इसकी ओर ये किरण झुक जाएगी। और यहाँ पर अपवर्तन जो है वो वाई दिया है, वाई एंगल यहाँ पर दिया है। और आपको मालूम है कि स्नेल का नियम क्या कहता है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है, जहाँ पर आई क्या है इंसिडेंट एंगल है और आर क्या है रिफ्लेक्ट एंगल है। तो अगर हम इसके अनुसार से देखेंगे तो साइन एक्स अपान साइन वाई, ठीक है। तो इंसिडेंट जो है हमारा यहाँ पर देखिए वो वाई में हो रहा है, तो वाई का अपवर्तनांक होता है 1 और आर जो है जल है और जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछने का प्रयास किया है लड़कियों को मासिक धर्म या फिर रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस हिसाब से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये मासिक धर्म जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है लड़कियों को हर 4-5 घंटे बाद पैड बदलने की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों को अपने मासिक धर्म या रजोधर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए, उसकी डेट निश्चित होती है, उसकी शुरुआत से ही तैयार हो जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। पोषण संबंधी जरूरतों को पूरी करने के लिए चिप्स और डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। गलत आपसे पूछा है ना, तो ये गलत होगा। इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए और इस तरह की बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे पोषण जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो गलत पूछा था, तो सेवन करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, तो सही हो जाएगा। और सैनिटरी नैपकिन का तैयार करना, घर में तैयार की जाने वाले इस्तेमाल करनी, ये सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये तो पढ़ करके बहुत ही आसानी से आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा कैसी होगी। अब इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, खासकर कुंडली से और आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इससे कई क्वेश्चन आए हैं। तो जहां पर जितनी आवश्यकता है उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए कुंडली से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर और एक आपसे पूछेगा समांतर होने पर। 2 क्वेश्चन बनेंगे, इनको याद कर लीजिए। अगर पूरी तरह से पढ़ना है तो बहुत से लोग पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उनको आप लोग यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यह होगा कि जब प्रेरित धारा जो होगी समकोण होने पर अधिकतम होती है, सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपसे समांतर कहेगा तो वहां पर न्यूनतम होगी प्रेरित धारा। बस इससे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक आपसे चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा कैसी होगी, अधिकतम होगी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होने पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, वरना आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा कैसे, कि आपको सबसे पहले फाई का मान निकालना होगा, बी ए साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर समकोण है तो साइन थीटा यहाँ पर बी और ए के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर बी का मान जो आएगा यहाँ पर 180 डिग्री में, फिर फाई जो डिफाइन करेगा वो फोर्स को डिफाइन करेगा, फिर उससे जो है धारा का मान निकल कर आएगा। तो ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको इस प्रकार से फ्लेक्स निकाल के समझ में आएगा। लेकिन 2 बातें याद रखिएगा, समकोण होगा तो प्रेरित धारा की दिशा अधिकतम होगी और समांतर होगा तो प्रेरित धारा की दिशा न्यूनतम होगी। इस प्रकार से आप आसानी से काम चला सकते हैं। देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ही पूछा जा रहा है
कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए मैक्सवेल तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सवेल जो है पकड़ के लिए होता है, खास करके स्क्रू की जगह में जब बात करेंगे और फोर्स के ऊपर की बात करेंगे तो वो तो यहाँ पर मैक्सवेल का नियम तो खत्म हो जाएगा। अब 2 ही बचेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आज आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। और फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो खास करके प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। आज से आप नोट्स बना कहीं पर नोट कर लीजिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, प्रेरित धारा की दिशा, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें जो है ये क्या करता है, बल की पहचान करने के लिए करता है। जब बल की पहचान करने करेगा तो बाएं हाथ का नियम काम करेगा और दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। और आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से और बन सकता है कि इसमें यह पूछा जाता है मोटर और जनरेटर, इसमें से कौन फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर नियम पे काम करता है और कौन बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। तो जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है और मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए पहले से आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ से बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब यहां पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन कौन करता है। ये तो आपको सबको मालूम है कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो भोजन को पूरे पेड़ में फैलाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। एफ से क्या होता है, यहाँ पर पी लिख दिया गया है, लेकिन अगर आपको याद करना है फ्लोएम जो है वो फूड पहुंचाने का काम करेगा। और जाइलम आपको याद रखना है, जा से जाइलम है तो जा से जल पहुंचाने का काम करेगा जाइलम। जाइलम जो ऊतक होता है वो जड़ से नीचे से पानी पहुंचाने का काम करता है। और अगर खाने की बात करेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है, खाना बनता है, पत्तियों से पादप के अन्य भाग पर फ्लोएम मतलब कि फूड पहुंचाने काम क्या करेगा? फ्लोएम। जल पहुंचाने काम जाइलम और फूड पहुंचाने काम जो होगा वो फ्लोएम करेगा। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन होगा, पादप जड़ कोशिकाएं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन जड़ कहां से प्राप्त करती हैं? जो पादप की जड़ कोशिकाएं होती हैं उनको भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जमीन के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलती है? मृदा कणों के बीच में जो वायु का अवकाश होता है, क्योंकि मृदा पूरी तरह से डेंस नहीं होती है, उसमें जगह जगह पर वायु होती है, तो वहीं पर से जड़ें क्या करती हैं? वायु ग्रहण करती हैं या फिर O2 ग्रहण करती हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो दूसरा परमाणुविक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जहां पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 1-2 क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो द्विपरमाणु कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन जो है N2 बनाता है तो 2 परमाणु से बनकर बना है। क्लोरीन Cl2 बनाता है, ये भी 2 परमाणु से बनेगा। हाइड्रोजन H2 बनाता है, ये भी 2 परमाणु से बनेगा। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, तो ये तो किसी के साथ क्रिया ही नहीं करेगा, सिंगल रहता है, तो ये द्विपरमाणुक अणु मौजूद नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसमें से चौथा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो ये हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। किसी प्रश्न में अगर आपको समस्या होती है, समझने में परेशानी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट जो सीरीज कराएंगे उसमें उसकी चर्चा कर लेंगे। और ये 25 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, तो आप इन 25 क्वेश्चन में से क्या 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं? अगर 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं तो एक आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर 20 से कम है, 15 तक आ रहे हैं, तो भी आपको मेहनत करनी है और 20 लाना है। और एग्जाम आने तक मैं आपको इसमें से 25 में से 25 क्वेश्चन हल करना, हर सेट में कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि 25 क्वेश्चन में से कम आपको 50 क्वेश्चन तो मिल ही जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा।
कि ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसको आपको हल करना है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है, नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा। कई क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइएगा कि जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि द्विपरमाणुक आपसे पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में त्रिपरमाणुक बताइएगा, त्रिपरमाणुक तत्व का नाम भी बताइएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बहुपरमाणुक बताइएगा। हैं तो बहुत है, लेकिन आप एक ही एक बताइएगा, ठीक है। तो ये द्विपरमाणुक बता दिया गया आपको, त्रिपरमाणुक और बहुपरमाणुक बताइएगा। और एक आपसे सोन नदी वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। किसी प्रश्न में डाउट है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपको कुछ सीरीज लगातार देने का प्रयास करेंगे, सप्ताह में कम से कम 3-4 देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं तो ढेर सारे स्टूडेंट के पास पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नई नई हमारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसलिए आल वाले नोटिफिकेशन बेल पर आप लोग क्लिक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लगे रहिए। 24 और 25 ये सन